नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या फिर आप देखेंगे कि खबर ख्याल हो, उन तमाम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, इरशाद पाक से करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है ताकि आवाम को सहूलत हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाई हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हुजूर मैं कमज़ोर भी हूँ और बुज़दिल भी। फरमाया, तुम ऐसा जिहाद क्या करो जिसमें जिसमें कांटा भी ना लगे। उसने अर्ज़ किया, ऐसा कौन सा जिहाद है जिसमें तकलीफ़ ना पहुँचे। फरमाया, हज किया करो। तो आपने देखा कि हज की किस कदर फजीलत है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की तरफ चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब भी किया और वहाँ पर कुछ बदनज़मी भी पैदा हुई। वज़ीर-ए-आज़म आवाम से बार बार अपील करते रहे कि भाई आवाज़ पुकारा मत करो, इस तरह की बात उन्होंने कही है। वज़ीर-ए-आज़म के जो फ़ोटोज़ तस्वीर के जो प्ले कार्ड्स वगैरह लिए हुए लोग वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे अपील की कि वो भी पुरसुकून हो जाएँ, आवाज़ें ना करें। तो बहरहाल बड़े बेबस वो मजबूर दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई एक मुक़ामी या इलाक़ाई लीडर खिताब कर रहा हो। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो लब व लहजा होता है वो भी एक अजीब गरीब होता है। यानी देखिए, ओहदे वज़ारत उज़्मा जो होता है वो एक बावक़ार ओहदा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वक़ार का एहतराम करना पड़ता है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह की बातें की, अजीब व गरीब लगा। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर आपको बता दूं कि लोगों को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जो बुलाया गया था वो इसलिए दावत दी गई थी, वो खुद अपने तौर पर नहीं आए, बल्कि आपको बता दूं कि उन लोगों को परेड ग्राउंड पहुंचाया गया, उनको बाकायदा 300 रुपये दिए गए। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैदराबाद में मुक़ीम हैं उनमें उन लोगों को बताया जाता है कि 300 रुपये देकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे में लाया गया। एक बुरखपोश खातून से बात करने पर किसी नामानिगार ने बात किया, किसी रिपोर्टर ने बात किया, किसी सहाफ़ी ने बात किया, तो उसने कहा कि हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हमें बुलाया गया, हम आ गए। तो बहरहाल दूसरे उसके ग्रुप के लीडर का कहना था कि 300 रुपये दिए गए और फिर हमें बुलाया गया है। तो अब इंसानियत किस कदर गिर गई है, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो होते हैं, सियासी इक़दार जो होते हैं, वो किस कदर गिर गए हैं, आपको उसका अंदाज़ा हो रहा होगा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस कदर बड़े ओहदे पर फायज रहते हुए किस तरह की कल बातें कर रहे थे, उसका भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा। तो बहरहाल किधर निज़ाम अली, किधर प्याज की डली। यानी आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत ज़्यादा तनक़ीद का निशाना बनाया करते थे, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बावक़ार शख्सियत थी, बुलंद क़ामत शख्सियत थी और उनका जो लब व लहजा था वो इंतहाई मोतबर, वो महज़ब लहजा वो इख्तियार किया करते थे, उनमें कोई ऐसी वैसी छिछोरी बात नहीं होती थी। तो बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह को तनक़ीद का निशाना बनाया, आज वो खुद ताज़ियान इबरत बन गए हैं, तनक़ीद का निशाना बन रहे हैं, लोग उन्हें तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं, लोग एतराज़ कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म किस तरह की बातें करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म किस तरह के बयानात देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म किस तरह के आप देखेंगे लब व लहजा इख्तियार करते हैं, हालाँकि उन्हें अपने ओहदे की पासदारी करनी चाहिए। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। बीजेपी कायद ने बड़ी बातें की। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मगरबी बंगाल हमने जीता है, फ़तह कर लिया है। वो कैसे फ़तह कर लिया है सारी दुनिया जानती है। तो बहरहाल जाकर आप ममता बनर्जी से पूछिए कि मगरबी बंगाल किस तरह फ़तह किया गया, तो वो कहेंगी कि बीजेपी वोट चोर है, बीजेपी वोट का चोर सरखा करती है, बीजेपी जो सरकारें चुराती हैं यानी हुकूमतें चुराने का काम करती हैं और ख़ुद बीजेपी मरकज़ी जो मरकज़ी एजेंसियां हैं उनसे उनके अपने इशारों पर नचाती हैं और उनके ज़रिए खौफ व दहशत पैदा करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पैदा करती है, यानी तैनात करती है और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है। तो ये कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी होती है। आप डरा धमका के, हेरा फेरी के ज़रिए, बदनवानियों के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए और मरकज़ी एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए अगर आप इस तरह
इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते, तो ये कामयाबी नहीं बल्कि सबसे बड़ी नाकामी है। और आपकी नाकामी के साथ साथ ये जमहूरियत की नाकामी है, सेकुलरिज्म की नाकामी है, इंसाफ की नाकामी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो जलसा हुआ परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में, वहाँ पर एक एक आदमी को 300-300 रुपये देकर लाया गया था। इस तरह के इंकशाफ हुए हैं। बीजेपी कायदीन ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की है। अब देखना है क्या है कि बीजेपी कायदीन का क्या रद्दमल होता है, क्योंकि नाचाराम का एक ग्रुप है, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला 20 लोग हैं, उन लोगों ने ये बात बताई है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने कामों से यानी इंतखाबात जीतते हैं या फिर अपने सिर्फ प्रोपेगेंडा के ज़रिए इंतखाबात जीतते हैं, मरकज़ी एजेंसियों के ज़रिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ज़रिए इंतखाबात जीतते हैं, ये एक सवाल पैदा होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ये अपने ओहदे के वक़ार की पासदारी नहीं करते, यानी जिस तरह ओहदा है वज़ीर-ए-आज़म का बावक़ार ओहदा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ऐसी बातें करते हैं जिससे उनकी ज़हनियत का, उनके फ़िक्र का, उनकी सोच का अंदाज़ा होता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कल वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीजेपी में शामिल होने की एक तरह से दावत दी है। अब कैसे दावत दी है आप अच्छी तरह जानते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा, बाद में कहा कि मजाक से उन्होंने ये बात कही है। तो आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म ने किस अंदाज में ये बात कही है और क्यों कही है, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आप आकर मुझसे जुड़ जाएं, तब कहीं जाकर आप जो सोच रहे हैं, जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप हमसे नहीं जुड़ेंगे, मुझसे नहीं जुड़ेंगे। तो एक खुली धमकी भी कहा जा सकता है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को, और खुली दावत भी कही जा सकती है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, हमारे ख़यालात से इत्तेफाक कीजिए और हम में से एक बन जाइए। इस तरह हो सकता है। लेकिन आपको बता दूँ कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ मिनिस्टर को दावत दी, चीफ मिनिस्टर को शायद डराया धमकाया। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और अब तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगते हैं। अब वो हरकतें क्या होती हैं, इस बारे में हम आपको दूसरी खबर में बताएंगे। लेकिन एक खबर जो मगरबी बंगाल से आ रही है उसमें ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के नाक के बाल हुआ करते थे, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, यानी काउंसलर से तरक्की करते हुए काउंसलर, फिर एमएलए, फिर आपको बता दूं कि रियासती वज़ीर, ये सब कांग्रेस और ममता बनर्जी की मेहरबानियों का नतीजा है। फिर उसके बाद 2020 में वो टीएमसी को छोड़कर यानी आप शुवेंदु अधिकारी काउंसलर बनते हैं, शुवेंदु अधिकारी एमपी बनते हैं, और आपको बता दूं यहाँ तक कि रियासती वज़ीर बनाए जाते हैं। और अब यह हाल हो गया है कि वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर भी पहुँच गए हैं। और ममता बनर्जी से गद्दारी का जो इनाम उन्हें मिला है, बहुत बड़ा इनाम मिला है। वैसे भी मगरबी बंगाल की सरजमीन का अगर बात करते हैं तो आपको बता दूं कि सिराजुद्दौला जो शहीद हुए थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें शहीद किया था, उनकी शहादत में एक गद्दार मीर जाफ़र का बहुत अहम किरदार रहा था। तो बहरहाल वहाँ पर सरजमीन में जहाँ इनकलाबी कायदीन पाए जाते हैं, वहीं पर गद्दार भी पाए जाते हैं, और गद्दारों को हमेशा वहाँ इक़्तिदार भी मिला है। तो बहरहाल नाज़रीन, शुवेंदु अधिकारी के पीए को जो कत्ल किया गया था, तो उसके बाद आपको बता दूं कि उस पीए के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने बिहार और उत्तर प्रदेश में धावे करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो प्रोफेशनल किलर्स बताए जाते हैं, पेशा वराना कातिल बताए जाते हैं। और उन कातिलों की विशाल श्रीवास्तव, राज सिंह और मायानिक मिश्रा की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इन्होंने चंद्रनाथ रथ जो शुवेंदु अधिकारी का पीए था, उसे बिल्कुल करीब से गोली मारी। और आपको ये बता दूं कि पहले तो आपको बताना ये कि गाड़ी में जा रहे थे, एसयूवी कार में जा रहे थे शुवेंदु अधिकारी के पीए, उन्हें एक कार ने रोका, फिर मोटरसाइकिल पर जो सवार थे यानी शूटर्स, उन्होंने कार पर फायरिंग कर दी। और फिर आपको बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी के जो पीए है वो अब इस दुनिया से चल बसे। तो बहरहाल ये बताया जाता है कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और बिहार की पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस ने ये कार्रवाई की, और बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि इन्हें आज अदालत में पेश किया जा रहा है, जबकि शुवेंदु अधिकारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी की फतह से
यानी खौफ खा कर टीएमसी ने ये काम किया है, लेकिन ये टीएमसी का काम नहीं बल्कि बीजेपी का ही अंदरूनी इख्तलाफात दिखाई देते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आवाम से कह रहे हैं कि आप सोना ना ख़रीदें और आप ना पेट्रोल और डीजल ख़रीदते हैं तो बहुत ही एहतियात से ख़रीदें। तो ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है और इस अपील का वज़ीर-ए-आज़म के जो कट्टर हरीफ हैं और कायदे अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने मजाक उड़ाया है और कहा है कि 12 साल में मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क पर इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि आवाम को बताना पड़ रहा है कि क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी तमाम नाकामियों का ज़िम्मेदार आवाम को करार देना चाह रहे हैं और जवाबदेही से फरार इख्तियार कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी से फरार इख्तियार कर रहे हैं। आपको नाज़रीन बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से दरख्वास्त की थी कि 1 साल तक वो सोना ना ख़रीदें और पेट्रोल और डीजल भी बहुत कम इस्तेमाल करें और यहाँ के खाद के बारे में भी उन्होंने कहा था कि कम इस्तेमाल करें। तो बहरहाल नाज़रीन, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात की और कहा कि मुल्क को चलाना अब कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर के लिए यानी बहुत मुश्किल हो गया है, उनके बस की बात नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत अहम है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्यों इस तरह की बातें की हैं। और इस सिलसिले में हम आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो कहना था वो इस तरह यानी कहना था कि वो किसी को यानी शर्मिंदा करना नहीं चाह रहे थे बल्कि ख़ुद शर्मिंदा हो गए बेचारे। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के जो बैरूनी ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्वायर्स हैं हमारे पास, वो 690.96 यानी 690.96 अरब डॉलर्स हैं। और आपको ये बता दें कि फरवरी में ये जो ज़ख़ायर थे बैरूनी ज़र मुबादला के, वो तकरीबन 728 अरब डॉलर से 2026 में आपको बता दूं कि जो करंट हालात जो आलमी सतह पर बदले हैं, उससे करंट अकाउंट डिफिसिट जो हमारा है वो 84.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाने का पूरा इम्कान पाया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने आकर सोना ना ख़रीदने के लिए क्यों कहा है और पेट्रोल और डीजल कम ख़रीदने के लिए क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है कि हिंदुस्तान ने माली साल 2026 में 72 अरब डॉलर्स क्या जो है वो सोना इंपोर्ट किया है यानी सोना ख़रीदा है। सिर्फ 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। मिसाल के तौर पर हम खाम तेल जो है सालाना 134 अरब 134.7 अरब डॉलर का खाम तेल ख़रीदते हैं, जबकि गोल्ड जो है एक साल में हमने 72 अरब डॉलर का सोना ख़रीदा है, बैरूनी ममालिक से मंगाया है। तो अब ये डॉलर में ख़रीद रहे हैं तो डॉलर के जो है आपके पास जो डॉलर है वो खर्च होता जाएगा, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने बात कही है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो तकरीबन 19.5 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया गया है। इसी तरह फर्टिलाइज़र जो है, खाद जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 14.5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की गई है। तो ये 4 आइटमें हिंदुस्तान के जुमला इंपोर्ट का तकरीबन 35% होता है। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सोना मत ख़रीदिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अगर सोने की बात है तो सोना हिंदुस्तान में इसलिए पाया जाता है कि सोना ख़रीदने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, यानी हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना ख़रीदता है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि हिंदुस्तानी अवाम को सबसे ज़्यादा दुनिया में सोना ख़रीदने का शौक़ अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तानी अवाम को है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आपसे अपील की है कि आप 1 साल तक सोना ना ख़रीदें और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखते हुए उन्होंने कहा है या किल्लत को देखते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल भी कम खर्च करें और खाद भी। तो अब वज़ीर-ए-आज़म ये बता सकते हैं कि आपने 12 साल किस तरह हुकूमत की है। ये हुकूमत होती है, ये हुक्मरानी होती है। आवाम की बहबूद का तो आपने काम नहीं किया, आवाम की तरक्की का तो आपने काम नहीं किया, बल्कि आपने और आपकी पार्टी ने हमेशा, आपके ज़ैली तंजीमों ने, आपकी सरपरस्त तंजीम ने हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हजूमी तशद्दुद ये के ज़रिए लोगों का क़त्ल गारतगिरी में यानी आगे बढ़ाया, क़त्ल गारतगिरी के रुझान को। अब तरक्की की बात आती है तो आप कहते हैं कि भाइयों बहनों सोना मत ख़रीदिए 1 साल तक और खाम तेल मत ख़रीदिए
اور पेट्रोल डीजल की जो है वो भी कम खरीदी है। तो ये जो है ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की और उनकी हुकूमत की, बीजेपी की बड़ी बड़ी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ये बात कहते हैं। तो हमारे वज़ीर आज़म को ये सोचने की ज़रूरत है। वैसे भी नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद हो या तेलंगाना, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि हैदराबाद में गर्मी आइंदा 15 दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का इम्कान पाया जाता है। यानी जो हैदराबाद में दर्जे हरारत है वो तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये गर्मी से बचने के लिए आवाम को बहुत ही सोच समझकर अपने घरों से बाहर निकलना होगा। IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हैदराबाद में 12 मई तक दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और उसके बाद 16 से लेकर 20 तक शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि एक वेदरमैन है, इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है, बालाजी, उनके जो पेशकयासी होती है, मौसमी पेशकयासी, वो बिल्कुल यानी 100% सच साबित होती है। तो आपको ये बता दें कि 16 में से लेकर 20 मई तक शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये बात बालाजी ने बताई है, उन्होंने पेशकयासी की है। तो बहरहाल एहतियात बरतिए, गर्मी बहुत है और बहुत ही सोच समझकर घरों से बाहर निकलिए। वैसे भी नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 2 दिनों हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में आपने देखा कि किस तरह विनय रंजन रे जो हैं IPS ऑफिसर, उनकी अहलिया का कत्ल किया गया था। और ये नेपाली मुलाजिमा ने जो IPS ऑफिसर ने अपनी माँ की खिदमत के लिए हासिल की थी उसकी खिदमत, तो उस नेपाली मुलाजिमा जिसका नाम कल्पना बताया जाता है, उसने दीगर अपने 2 साथियों के साथ तनुजा रंजन राय जो है उनका कत्ल कर दिया था। कत्ल क्या किया था कि उनके हाथ पैर बांध दिए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया था और वो सांस रुकने की वजह से, दम घुटने की वजह से अपनी ज़िंदगी से महरूम हो चुकी थी। तो बहरहाल कल्पना को हैदराबाद पुलिस ने पूना में आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। वो अपनी बहन के घर पहुंची थी पूना में और पुलिस ने वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया। और आपको ये बता दूं कि कल्पना तो गिरफ्तार हुई है, लेकिन उसके 2 साथी हनोज फरार बताए जाते हैं। अब देखना यह है कि पुलिस उन्हें कब गिरफ्तार करती है, कैसे गिरफ्तार करती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कल्पना को पुलिस हैदराबाद ला रही है और यहाँ अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपने देखा कि 8 मई को ये वाक़या पेश आया था और कहा यह जा रहा है कि तनुजा जो है वो दम घुटने से अपनी ज़िंदगी से महरूम हुई थी, जबकि उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया था उनके शौहर शहर से बाहर गए हुए थे और ये जुबली हिल्स के IPS क्वार्टर्स में ये वाक़या पेश आया था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 8 माह कबल ही कल्पना की खिदमत हासिल की गई थी। तो ऐसे में अब हैदराबाद पुलिस ने ख़ास तौर पर जो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर आप मुलाजिमा या मुलाजिमाएँ हासिल करना चाहती हैं अपने घरेलू कामकाज के लिए, तो नेपालियों को की खिदमत हासिल करने से गुरेज करें, क्योंकि अक्सर वाक़यात में नेपाली ही मुलविस पाए गए हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और आपने देखा कि एक बेकसूर खातून अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई और उसका कत्ल कर दिया गया। तो ये बहुत चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं माशरे के लिए। और अब देखना यह है कि जो ज़ईफ़ ख़वातीन हैं उनकी अगर देखभाल के लिए नेपाली मुलाजिमीन को रखा जाता है तो उन पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको पहली खबर सुनाई थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया या फिर मजाक किया है ये, या बीजेपी में शामिल होने की दावत दी है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज तमाम सियासी हलकों में गर्दिश कर रहा है। आपने देखा कि 10 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया और उसके साथ ही आपने देखा कि उसी दिन यानी कल ही उन्होंने
تلنگانہ کے لیے تقریباً 9,400 کروڑ روپے مالیاتی پروجیکٹس کے سنگ بنیاد بھی رکھے، اور اس موقع پر آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اس سے مزاح کا مظاہرہ کیا، سینس آف ہیومر ان کا دیکھیے کہ وہ ہنستے ہنستے وزیراعظم نریندر مودی نے ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے کہا کہ آپ جی جہاں پہنچنا چاہتے ہیں نہیں پہنچ پائیں گے، اور اس لیے اچھا ہے کہ میرے ساتھ جڑو، اور انہوں نے یہ بات ہنستے بھی کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں آپ کا خواب پورا ہوگا۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بی جے پی شکار کرنے کی ماہر ہے، خاص طور پر غداروں کا شکار بآسانی کرتی ہے۔ کانگریس کے کئی غداروں کا اس نے شکار کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما جو آسام کے ہیں وہ کانگریس کے تھے، لیکن انہیں بی جے پی میں شامل کروایا گیا۔ آج وہ بی جے پی کے کٹر سے کٹر لیڈر سے کہیں زیادہ کٹر ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بی جے پی کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے دانا بھی ڈالتے ہیں اس طرح کے غداروں کو۔ تو بہرحال کل انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ہنسی میں کہا کہ آپ ہم سے جڑ جائیے، اگر میرے سے جڑے رہو گے تو پھر جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں پہنچنے کا، جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اوپن آفر وزیر اعظم نریندر مودی دے رہے ہیں، حالانکہ اس عہدے پر باوقار عہدے پر فائز رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وزیر اعظم کہتے ہیں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے کہ آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں نہیں پہنچ پاؤ گے، اور اس لیے اچھا ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ساتھ جڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بی جے پی میں شامل ہونا ہوتا ہے، اور بی جے پی میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور ہیمنتا بسوا سرما کوئی بن سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بی جے پی ہے، اور بی جے پی کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریونت ریڈی کے کیا خیالات ہیں۔ ریونت ریڈی نے واضح طور پر کہا تھا بی جے پی کے بارے میں کہ یہ مندر مسجد کرتی ہے، مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، ذات پات کے نام پر سیاست کرتی ہے، اور یہ سیاستوں سے وہ اقتدار پر لے جاتی ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ تمام کو ساتھ لے کر چلیں، اور آپ دوسرے پارٹیوں کے جو چیف منسٹر ہیں، دوسرے پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں ان کا شکار نہ کریں، کیونکہ بی جے پی پہلے سے ہی بہت بدنام ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکومتوں کی گراتی ہے، ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کرتی ہے، ارکان پارلیمان کی خرید و فروخت کرتی ہے، ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، بلیک میل بھی کرتی ہے اور لالچ بھی دیتی ہے۔ ممتا بنرجی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بی جے پی میں ایک مشین ہے، یعنی واشنگ مشین ہے، اور اس واشنگ مشین میں یہ بی جے پی جو ہے غداروں کو اور لٹیروں کو، کرپٹڈ جو عناصر ہوتے ہیں اور رشوت خور جو عناصر ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، پالیٹیشنز ہوتے ہیں، داغدار جو پالیٹیشنز ہوتے ہیں، انہیں اس واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہے، اور یہ صاف ہو کر نکلتے ہیں، اور ایسے نکلتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو بہرحال نہ ان لوگوں کو قانون کا ڈر ہے، نہ قانون کی حکمرانی کا کوئی خیال ہے، بلکہ یہ قانون کی حکمرانی کا مذاق اڑا رہے ہیں، قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں، جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، دستور سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ طاقتیں ہندوستان کی بھلائی کبھی نہیں چاہتی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ غداروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جو لوگ ہندوستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اپنی بدعنوانی کے ذریعے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ چائنا میں اگر کوئی بدعنوان لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس قدر زیادہ بدعنوان لیڈر ہے کہ اسے مودی کا جو مشین ہے، یعنی واشنگ مشین بقول ممتا بنرجی، اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ پاک صاف ہو کر نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ حیدرآباد میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یعنی ایک دن قبل آپ نے ہفتے کے دن ایک انجینئرنگ طالب علم کا قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ انجینئرنگ طالب علم نے ایک لڑکی سے پیار کیا تھا، اور یہ جو طالب علم ہے یوان اس کا نام بتایا جاتا ہے، عمر 23 سال ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ چلکل گوڑے کا رہنے والا ہے، اور یہ انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں زیر تعلیم تھا، اور وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا۔ لڑکی کے رشتہ داروں نے اس سے کہا کہ لڑکی سے دور رہو، لیکن وہ دور نہیں رہا، بلکہ ہفتے کے دن وہ لڑکی سے ملنے کے لیے گیا، اور وہاں پر 10 افراد جس میں لڑکی کے 2 رشتہ دار بھی شامل ہیں اس انجینئرنگ طالب علم پر حملہ کرتے ہیں، اسے چاقو گھونپ دیتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے ایک نوجوان صرف محبت کی خاطر اپنی جان دے بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے حالات جو ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ جو یوان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے
लड़की के घर के सामने धरना दिया डेड बॉडी के साथ, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मोहब्बत के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दिया। पुलिस ने कहा है कि उसने कम से कम 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज जो है आपको दो खबरें हमने बताई है, उसमें 2 गिरफ्तारियां हैं। एक तो कल्पना जिसने एक IPS ऑफिसर की बीवी का कत्ल करके जेवरात लूट कर राफरार इख्तियार की थी, उसे पूना से गिरफ्तार किया गया। और अब ये खबर जो आई है कि जो नामुराद आशिक का जिसे कत्ल कर दिया गया था इश्क की वजह से, वो उसके कातिलों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से 2 अफराद उस लड़की के रिश्तेदार बताए जाते हैं जिससे युवान जो है वो प्यार किया करता था। तो बहरहाल अब प्यार भी इस तरह के ख़तरनाक हो गया है कि सोच समझ कर करना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक बात रही, लेकिन आपको जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किस तरह के हालात मुल्क में पैदा कर दिए हैं। अब तो वो लोगों से कह रहे हैं कि सोना ना खरीदें, अब तो वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई चांदी ना खरीदें, अब तो वो लोगों से कह रहे हैं कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। तो ये जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो हमने आपको यही बताया कि किस तरह शहर हैदराबाद में और हैदराबाद के अतराफ अकनाफ जो हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय के बेटे ने एक लड़की का रेप किया और फिर उसके बावजूद उसके ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन आज तक उसे गिरफ़्तार नहीं किया गया। BRS के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है KTR ने बंडी संजय के फर्जंद के खिलाफ कार्रवाई में मरकज़ी हुकूमत पर नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया है और ये भी कहा है कि कांग्रेस और BJP के दरमियान साजबाज पाई जाती है। तो अब देखना यह है कि बंडी संजय के बेटे को गिरफ़्तार किया जाता है या बंडी संजय जो मुमलिकती वज़ीर दाखिला हैं वो उस गिरफ़्तारी में रुकावट बनते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।